मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष की क्या रणनीति है, क्या मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लायर और इस केस में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे महमूद प्राचा साहब हैं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का आपने अध्ययन कर लिया है, अब आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? नहीं, इस फैसले में हम लोगों को कमियां ही कमियां नज़र आ रही हैं और गलतियां ही गलतियां नज़र आ रही हैं, जो कि कानूनी भी गलतियां हैं और फैक्ट्स पे भी गलतियां हैं। और 7/11 की जो दरख्वास्त लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि इस केस में इतना भी दम नहीं कि इसको आगे चलाया जाए। और हम ये समझते हैं कि जो हमने मुद्दे उठाए थे वो काफ़ी मजबूत और पुख्ता थे। किसी एक आम आदमी की भी समझ में आ सकते हैं कि 53 साल बाद जो कोर्ट का फैसला हो चुका है और दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से हो चुका है, उसको दोबारा खोला नहीं जा सकता, लिमिटेशन एक्ट लगता है। फिर इसमें जो एक हमारा विपक्षी पक्ष है उसको 18 पार्टीज़ को इकट्ठा करना पड़ा, हम लोगों के खिलाफ 18 केस डलवाने पड़े। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किसी एक आदमी से या 2 लोगों से या 3 लोगों से उस केस में ताकत आती नज़र नहीं आ रही है हमारे विपक्षी पक्ष को, जैसे कि अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में नज़र आ रही थी उन्हें। मथुरा ईदगाह जामा मस्जिद का केस में वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए 18 पार्टियां खड़ी करनी पड़ी उन्हें। तीसरी बात एक ये भी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी सीधा केस है ये। उसको जब मस्जिद माना ही जा रहा है और वो 1991 से पहले, 1947 से पहले सब लोग मान रहे हैं वहाँ मस्जिद थी, तो उसके लिए तो कानूनी रुकावट है। खैर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जजमेंट पास की गई है इसमें खामियां ही खामियां हैं। ये एक अच्छी बात है और हमें तो इस बात से खुशी भी है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है ये सबसे तीव्र गति से चलने वाला एक सिविल केस या सूट चल रहा है। इससे तेज़ गति से मुझे नहीं लगता कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई केस चला होगा। और वो तब के जबकि ये जज साहब जो हैं उनके ऊपर इतना काम का बोझ है, इनके पास 100 से भी ज़्यादा मुकदमे रोज़ लगते हैं, लेकिन फिर भी इस केस के लिए वो आउट ऑफ द वे जाके टाइम निकाल पा रहे हैं, तो हम उसका धन्यवाद भी करना चाहते हैं उनका। और इससे पहले भी उन्होंने एक कमीशन बनाने के लिए ऑर्डर किया था और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई थी। और अभी ये फैसला भी आया है। हमारा ये मानना है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी फैसला है। इसमें एक और भी चीज़ बहुत अहम है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उन्हें इस केस में अमिकस क्यूराई यानी कि अदालत का दोस्त के तौर पे अपॉइंट किया गया था। हमने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया। उसकी बुनियादी 2 वजह थी कि जब 2 पक्षों में कोई भी जो सिविल केस चलता है, जिसको टाइटल सूट होता है या ज़मीन का सूट होता है, उसमें अमिकस क्यूराई की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कौन सा, दोनों पक्ष के वकील मेरे ख्याल से विद्वान ही होते हैं। हम ना भी हों तो सामने वाले पक्ष के जो 18 पक्षकार हैं वो तो विद्वान ही हैं, वो तो अदालत की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए भी, और दूसरी वजह ये थी कि उसके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो अदालत में एक मुकदमा चल रहा है और उन्होंने तो अपना फैसला ही सुना दिया कि ये एक तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो है वो उन्हीं के पक्ष में फैसला होगा, एक ख़ास पक्ष के। और उन्हीं का एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल अगर अमिकस क्यूराई कोर्ट का दोस्त बनाया जाएगा तो वो बुनियादी तौर पे गलत बात है। तो हमने उस पर भी ऑब्जेक्शन की। तो जज साहब ने वो माना या नहीं माना अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, लेकिन हम उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर किसी भी तरह से कोई कोशिश की गई सरकारी व्यक्ति को अमिकस क्यूराई बनाने की या कोई भी अमिकस क्यूराई बनाने की, खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से कनेक्टेड किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें अमिकस क्यूराई बनाने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और अनैतिक होगा। सर, फैसला तो अब आ चुका है 7/11 पर, जो है वो फैसला आपके खिलाफ किया है, आपने फैसले का अध्ययन भी कर लिया है, आगे की रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, हमारे देश का जो सिस्टम है, एक निचली अदालत होती है, उसके बाद उसके ऊपर अदालत होती है और उसके बाद उसके ऊपर अदालत होती है। बहुत सारे केसों में और बहुत ज़्यादा केसेस में जब ऊपर की अदालत नीचे की अदालत के फैसलों को गलत पाती है तो लिखती है ये परवर्स था, ये कानून के हिसाब से नहीं था। तो ऐसा तो एक बहुत आम बात है। तो इसमें कोई, सबसे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है कि जो हमारा विपक्षी पक्ष है उसको 18 लोग खड़े करने पड़े हैं हम एक पक्ष के सामने। तो ये
केस बाकी केसों की तरह इतना आसान होने नहीं वाला है, और हो सकता है कि उन्होंने किसी खास वजह से ये किए हों, लेकिन उनकी वजह सही है, ये केस इतना आसान नहीं साबित होने वाला उनको, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे? ये फैसला बिल्कुल कानूनी रूप से हमारे हिसाब से गलत है, और इसको सेटिसाइड होना चाहिए, और इसको सेटिसाइड कराने के लिए, इसको ख़त्म कराने के लिए, शून्य कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएं। आप लोगों ने इस पूरे मामले में कई महीने तक जो है वो दलीलें पेश की थी। आप थे, तस्नीम अहमदी थी, और भी लोग थे जो है वो उसके, और हर एक्ट का आप लोगों ने 4 से 5 जो एक्ट का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना है। तो अब नया क्या पॉइंट है, नई कौन सी दलील होगी जिसके आधार पर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर देगा? देखिए, इसमें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये मुकदमा क्या हाई कोर्ट के सामने चलना भी चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। हमारे देश में 3 टायर सिस्टम है, पहले निचली अदालत होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसमें तो हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो निचली अदालत है। तो बेशक एक अगर लोअर कोर्ट फैसला देता है तो उसका ऊपर का कोर्ट उसको सेटिसाइड करता है, हटाता है, गलत ठहराता है। ये तो रोज़ की बात है, कोई इसमें ऐसी हैरानी या परेशानी की बात नहीं। और जिस प्रकार के सबूत सामने से पेश हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी अगर इंसाफ पसंद जज होगा तो वो उनके पक्ष में फैसला कर सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट में नई कौन सी दलील आप लोग देंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, नई की ज़रूरत ही नहीं है ना, पुरानी दलीलें ही, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई निचली अदालत फैसला करती है तो उसको गलत रोज़ के रोज़ ही ठहराया जाता है उससे ऊपर वाली अदालत से। तो कोई नई दलील देने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी दलीलें पुख्ता हैं। और ये तो सिर्फ 7/11 की एप्लीकेशन है ना, जिसका मतलब ये कि इन्हें इसी स्टेज से बाहर कर दिया जाए। अभी तो बहुत लंबी कार्रवाई बाकी है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल भी इस केस को बहुत ध्यान से देखें। और अगर जजमेंट आपके लोग पढ़ेंगे, और एक हमारे सभी नागरिकों की, खासतौर पे पढ़े लिखे नागरिकों की ये ड्यूटी और फ़र्ज़ होता है कि वो कोर्ट की, अदालत की जजमेंट्स जो हैं वो पढ़ें और उस पर क्रिटिक लिखें, उसके ऊपर टिप्पणी करें। तो ये जजमेंट अगर लोग पढ़ेंगे तो उनको टिप्पणी करने के लिए बहुत सारा सामान या मटेरियल मिलेगा। तो इसको मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि ये जजमेंट पढ़ें और देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। ये आपको आराम से बहुत सारी कमियां इसमें नजर आती हैं। अच्छा, अभी बातचीत में आपने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को लेकर इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, वजह नहीं, वजह यह है कि ये कानून सम्मत नहीं है। देखिए, हम जो भारत का संविधान और कानून कहता है वो हमें किसी जजमेंट की इज्जत करने के लिए नहीं कहता। मानना पड़ेगा, एक अलग बात है। बाबरी मस्जिद का भी जजमेंट माना गया, लेकिन उसकी इज्जत किसी हालत में, किसी कीमत पे हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, जो हमारा सिस्टम है वो इस बात पे ख़ास तौर पे, और मैंने अभी भी कहा आपको, ख़ास तौर पे जोर देता है। ये ओपन कोर्ट्स क्यों होती है कि नागरिक देखे कि न्याय हो रहा है, जज न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस पर टिप्पणी करें, उसके क्रिटिक लिखें। ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है। तो मैं ये चाहूँगा देश के नागरिक इस जजमेंट को भी पढ़ें और उसके बारे में अपने विचार भी, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर विचार लिखें, ताकि लोगों को पता लगे कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में जो बात कही थी कि हम लोगों के ऊपर दबाव है, उस चीज़ को भी अपनी नज़र में रखें। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ओपन स्टेटमेंट्स आ रही हैं इस केस के बारे में, उसको भी नज़र में रखें और उन 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के दर्द को भी समझें। मैं ये भी चाहूँगा। अच्छा, आप लोगों की तरफ से सबसे बड़ी दलील 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दी जा रही थे। अयोध्या मामले में ये लागू नहीं होना था, लेकिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में कई स्टेज पर इस पर बहस हुई, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन अभी तक जो है फाइनली कहीं नहीं किसी कोर्ट ने कहा कि हाँ वो वर्शिप एक्ट उस मामले में लागू होगा। यही बात मथुरा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है। देखिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे दिमाग को पढ़ के ये मान लिया कि ये हमारा सबसे ताकतवर पॉइंट है, ये हमारा सबसे वीक पॉइंट है हमारा। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये कानून है और पक्का और पुख्ता कानून है, इससे बड़े ये हमारा सबसे कमज़ोर पॉइंट है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये केस बाकी दोनों केसेस की तरह नहीं होगा।
और हमारे जो विपक्षी हैं वो इस बात को जानते हैं, इसीलिए 18 पक्षकार लेके आए हैं। इतना आसान नहीं होने जा रहा जितना ये प्रेस के माध्यम से और जितना ये इसके बारे में फ्रेंजी क्रिएट करके बनाया जाता है, इतना आसान ये केस होने नहीं जा रहा है। ये केस ठीक से लड़ा जाएगा। तो इसलिए हमारे विपक्षकार जो हैं वो जानते हैं इस बात को। सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दूसरे हैं, ये वाला पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे कमज़ोर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में कब तक आप लोगों की अपील फाइल हो जाएगी? हाँ, मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाएगी। हम आप लोगों को बता देंगे, तैयार हैं। ये लैंडमार्क केस होने जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें ऐसे नहीं होने जा रहा जो पहले हुआ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पर रोक लगाई थी, उस मामले को भी वो सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो अपील करेंगे कि उससे रोक हटाई जाए। पता नहीं वो अपने आप को कौन सा पक्ष कह रहे हैं। हम तो एक जो ईदगाह, शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद है, उसका पक्षकार कह रहे हैं। मैं तो उसका वकील हूँ। अब वो किसी खास धर्म विशेष के पक्षकार हैं तो ये आप उन्हीं से पूछिए। ये भी एक नई चीज़ मुझे सुनने में आ रही है। तो अगर इस प्रकार के वकील हैं इसमें तो उनको मुबारक हो, उनको उनकी एडवोकेट्स एक्ट की जो एथिक्स हैं वो भी मुबारक हो। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कहना चाहिए उन्हें, लेकिन उनका अपना अपना राइट है सबका। वो इसको क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते उसके ऊपर है। ये संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से केस लड़ा जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं होने वाला, ये मैं कह सकता हूँ, अगर हम लोग इस पर वकील रहेंगे तो। हाँ, हमें हटाने की बहुत कोशिश हो रही है और इसमें इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऐसे व्यक्ति भी इसमें एक पक्षकार हैं जो कि जिनके बारे में 17-18 मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर भी हैं, उनके ऊपर मर्डर का भी केस है, रेप का भी केस है, सब केस है। तो अगर किसी और तरीके से हमें हटा दिया जाएगा तो अलग बात है, वरना ये केस इतना आसान होने नहीं जा रहा है। ये हम खुल के बता रहे हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझ लें अच्छे से। तो धन्यवाद। ये हैं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकील महमूद प्राचा साहब, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इनके पक्ष को मंजूर नहीं है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द चुनौती दी जाएगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।